तो आशा को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज कायदे से 4 दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, तो आज आखिरी लाइव है। उसके बाद जो कहानियां होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी और सारी कहानियां आज ही मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, डे बाय डे अपलोड करता रहूँगा। तो हो सकता है कोई कहानी पहले आए, कोई कहानी बाद में आए। और 4 दिनों के लिए मैं एक कॉलेज में जा रहा हूँ। बेसिकली उस कॉलेज में कुछ प्रोग्राम है और आप लोगों का आशीर्वाद है कि उन्होंने शायद मुझे इस लायक समझा कि मुझे बुलाया और कहा कि आप आइए और 3 दिनों तक वो प्रोग्राम चलेगा, तो इस प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। तो मुझे भी लगा कि हमेशा यही काम, यही क्राइम स्टोरी सुनाना लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। तो 11, 12, 13, 14, 11 को निकलूँगा तो 12 से प्रोग्राम शुरू है। 14 की रात को फिर वहाँ से चलूँगा तो 15 की सुबह अपने स्टूडियो या फिर अपने घर पे आके पहुँच जाऊँगा। उसके बाद फिर कहानी लगातार लाइव ही आप लोग सुनेंगे और साथ ही उसके बाद एक लाइव का भी प्रोग्राम होगा जिसमें आप लोगों से बातचीत होगी। तो 14 के बाद ही वो होगा और इसी वजह से हो सकता है कि आज कहानी थोड़ी सी छोटी भी हो जाए। खैर, ये तो एक अपडेट थी, मुझे लगा आपको एक बार याद करा देना चाहिए। हालांकि कल या परसों मैंने इस बारे में जिक्र किया था। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो इतनी कहानियां आपने सुनी हैं, इतनी कहानियां आपके आँखों से, आपके कानों से गुजरी है कि शायद ही कोई ऐसा रिश्ता बचा होगा, शायद ही ऐसा कोई नाता बचा होगा जिसको आपने गंदा होता ना देखा हो। लेकिन इन तमाम नातों में, इन तमाम रिश्तों में जो सबसे पवित्र माना गया और आज भी हम लोग कम भरोसा करते हैं या फिर ना के बराबर यकीन करते हैं कि हाँ, ये रिश्ता भी कलंकित हो सकता है, तो रिश्ता होता है माँ और बेटे का। लेकिन आज की कहानी में आप माँ और बेटे के रिश्ते को ऐसा गंदा, कलंकित होते देखेंगे कि आपको भी यकीन नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, ये पूरी कहानी सुनाने के बाद आप जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से, कायदे से महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र का एक जिला लगता है रायगढ़, और इसी रायगढ़ में एक फैमिली रहा करती थी। परिवार में टोटल 4 लोग थे। एक सदानंद पोले जो परिवार के मुखिया थे, साथ ही इनकी बीवी जिसका नाम था शीतल, और 2 छोटे छोटे बच्चे, एक की उम्र 3 साल और एक की उम्र 5 साल। परिवार में टोटल 4 लोग, उसमें से 2 बेहद मासूम बच्चे, बाकी पति पत्नी। हाल में ही शादी हुई थी, जो कि बच्चों की उम्र बेहद कम थी, तो यहीं से अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो बीबी थी बामुश्किल 25 साल उसकी उम्र थी, और जो बीबी का हस्बैंड था यानी सदानंद पोले, बामुश्किल 27 से 28 साल उसकी उम्र थी। शादी होने के बाद जब घर गृहस्थी आगे बढ़ी तो इन्हें लगा कि गाँव से आगे बढ़ते हैं और शहर में आके रहने लगते हैं। इसी वजह से कुछ साल पहले ही ये लोग शहर में आके रायगढ़ में शिफ्ट हुए थे और वहीं पे ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। जो सदानंद पोले था वो मेहनत मजदूरी करता था, उसी से अपने बच्चों का, अपनी बीवी का पेट पालता था। बीवी जो थी दिन भर घर पे बैठी रहती, बच्चों को पालती पोसती। क्योंकि बच्चे छोटे थे, एक बेटा 3 साल का, दूसरा 5 साल का, तो ऐसी कच्ची उम्र में उन्हें छोड़ के जाए भी कहाँ। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन प्यार था आपस में, एक दूसरे के साथ मृदुल संबंध था। इसी बीच 31 मार्च की बात है। सदानंद पोले जो था डेली की तरह सो के उठता है, उठने के बाद अपने बच्चों को 2-4 मिनट दुलारता है, उसके बाद नहाता है, खाना खाता है, कपड़े पहनता है, उसके बाद अपने काम पे चला जाता है। इधर जो बीवी थी वो अपने घर के कामों में बिजी हो जाती है, जो बर्तन वगैरह थे उसको साफ करने में, साथ ही बच्चों को नहलाने धुलाने में। सदानंद पूरे दिन अपना काम करता है। काम करने के बाद शाम के लगभग 7 बजे की बात है, वापस आता है। अब शाम के लगभग 7 बजे जो सदानंद है वापस आता है। अच्छा, डेली की आदत थी कि जब वापस आए तो अपने बच्चों से खेलता था, उनको दुलारता था, चूँकि बच्चे छोटे थे। जो बिटिया थी वो 5 साल की, जो छोटा वाला बेटा था वो 3 साल का, तो कच्ची सी नाजुक सी उम्र थी, तो उनको दुलारता था। बच्चे भी पानी वगैरह लेके दौड़ते थे। अगर ये जूता पहन के जाए तो बिटिया जो थी वो चप्पल लेके भागी भागी आए, बेटा जो था गुड़ पानी लेके आए। तो 31 मार्च को भी सदानंद पोले घर के अंदर दाखिल हुआ। अब दाखिल होने के बाद उसकी आंखें अपने बच्चों को ढूंढ रही। बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, चूँकि अब तक तो बच्चे दौड़ पड़ते कुछ ना कुछ लेके। अब बच्चों को जब उसने देखा नहीं तो थोड़ा सा हैरान परेशान। उसने फिर अपनी बीवी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। बीवी ने कहा कि जो बच्चे हैं वो सो रहे हैं, और पता नहीं क्यों शाम के 6 बजे से ही सो रहे हैं। रात के लगभग 7 बज चुके थे कायदे से शाम के,
और आमतौर पे ऐसा हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों की मान्यता है और लोग मानते हैं कि शाम को नहीं सोना चाहिए। अगर कोई सो रहा है तो उसे जगा भी देते हैं कि शाम है अभी मत सो, फिर रात में सो लेना। और एक रीज़न ये भी है कि शाम को अगर बच्चे सो जाते हैं तो रात भर फिर जगते हैं, परेशान करते हैं माँ बाप को। तो फिर सदानंद पोले को लगा कि बच्चे अगर अभी सो रहे हैं तो फिर उन्हें जगा देना चाहिए, तो रात भर परेशान करेंगे, फिर रात भर मैं नहीं सो पाऊंगा, सुबह सुबह फिर नौकरी पे जाना है। सदानंद पोले जाता है और अपने बच्चों को जगाने लगता है, आवाज़ लगाता है, उनको हिलाता है, उनको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ना ही बच्चे उठ रहे हैं, ना ही बच्चे कुछ बोल रहे हैं, ना ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब 1-2 मिनट तक जब बच्चों को उसने हिलाया और साथ ही आवाज़ लगाई, बच्चों ने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं, तो सदानंद थोड़ा सा परेशान हुआ। उसने फिर जोर से अपने बच्चों को झकझोरा और जैसे ही झकझोरा, बच्चों की जो गर्दन थी एक डायरेक्शन में लुढ़क जाती है। अब ये चीज़ जैसे ही सदानंद पोले देखता है फौरन घबरा के चीख पड़ता है। उसके बाद अपने बच्चों को बुरी तरह हिलाने लगता है। बच्चों का जो बदन था बुरी तरह ठंडा पड़ चुका था। चीख जैसे ही बच्चों की माँ शीतल सुनती है, वो भी भागी भागी कमरे के अंदर दाखिल होती है। दाखिल होने के बाद वो भी देखती है कि बच्चे हिल नहीं रहे। फ़ौरन वो भी हिलाने की कोशिश करती है, उनको जगाने का प्रयास करती है, लेकिन ना ही बच्चे उठते हैं, ना ही नींद से जगते हैं, ना ही उनके जिस्म में, उनके बदन में कोई हरकत होती है। बदहवास फ़ौरन उन बच्चों को बाहर निकाला जाता है, पानी के छींटे मारे जाते, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसके बाद जो सदानंद पोले था उनको उठाता है कंधों पे, बाहर किसी की मदद लेता है और लेके फ़ौरन भाग जाता है हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने की क्या हो गया मेरे बच्चों को। अब जैसे ही आनन फानन में भाग के हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पे बच्चों को डॉक्टर के सामने रखता है। डॉक्टर नब्ज़ टटोलते और एक लाइन में बोलते हैं कि ये बच्चे तो मर चुके हैं। अब डॉक्टर ने भी जब ये चीज़ देखी कि एक 5 साल का, एक 3 साल का मासूम सा बच्चा ऐसे कैसे मर गया और दोनों कैसे मर सकते हैं, पूछा कि भैया आप कौन है। इन लोगों ने बताया कि हम माता पिता हैं। पूछा कि कैसे क्या हुआ, इन्हें भी कुछ नहीं पता। इसी बीच डॉक्टर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को बताया कि एक आदमी आया है 2 बच्चों के साथ और ऐसी ऐसी बात है और मामला कुछ संदिग्ध लग रहा। पुलिस ने भी जब ये बात सुनी, उन्हें भी लगा कि हाँ, ऐसे कैसे बच्चों की मौत हो जाती है। फ़ौरन भाग के पुलिस वाले भी आते हैं। आने के बाद फादर से बातचीत करते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ। फादर सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे मैं घर पे था, उसके बाद बाहर था कायदे से, उसके बाद मेरी बीवी घर पे थी, मैं वापस आता हूँ, बीवी से पूछता हूँ, उसके बाद तमाम चीज़ें जो कुछ हुई। तब पुलिस वालों ने बीवी से पूछा कि आपको कैसे नहीं पता चला। इस पर शीतल ने बताया कि एक्चुअली बात ये है कि वो घर के अंदर गए, फिर शांत हो गए। मुझे लगा कि सो गए होंगे, उसके बाद मैं काम में बिजी थी, मुझे भी सुकून था कि चलो परेशान नहीं करें, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं बोला। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि ये कैसे है। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, बॉडी का पोस्टमार्टम करवा लेते हैं। चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए बिना हम जान ही नहीं सकते कि आखिर बच्चों की मौत हुई कैसे। उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट चाहे जिसने सुनी, चाहे फादर थे, चाहे मदर थी बच्चे की, चाहे पुलिस वाले थे, तमाम लोग सन्न। चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि बच्चों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। अब दम घुटने की वजह से बच्चों की मौत, वो भी दोनों एक साथ, ये कैसे पॉसिबल है। पुलिस वालों ने पड़ताल करनी शुरू की और साथ ही कहा कि इस केस को हम बिना सुलझाए चैन की नींद सोएंगे नहीं, क्योंकि मामला 2 मासूम बच्चों का है। इधर माँ बाप का अलग रो रो के बुरा हाल। पुलिस वालों ने पड़ताल करनी शुरू की कि क्या कोई आया था। परिवार वालों ने कहा कि नहीं। पति ने बताया कि मैं तो बाहर ही था। फिर बीवी से पूछताछ, बीवी ने भी कहा कि नहीं, कोई नहीं आया था। इसके बाद फिर उस कमरे की तलाशी ली गई कि क्या यहाँ पे कोई ऐसी बात तो नहीं है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं निकल रही थी, कहीं मोनोगैस की संभावना तो नहीं है, कोई पाइप वगैरह तो यहाँ से नहीं गुजरी है। तमाम फॉरेंसिक की टीमें आई, तमाम पुलिस वाले आए। उस पूरे कमरे में जहाँ बच्चे सो रहे थे उसकी अच्छे से तलाशी ली गई, लेकिन ना ही वहाँ किसी कार्बन डाइऑक्साइड की कोई सबूत मिले, ना ही वहाँ कोई ऐसी पाइपलाइन मिली, ना ही वो कमरा ऐसा था जिसमें खिड़की दरवाजे ना हो, कि ऐसा कमरा हो कि बच्चे आराम से सोए हों और ऑक्सीजन ख़त्म हो गई हो, ऐसा भी नहीं था। अब जब कोई ऐसी बात थी नहीं, ना ही वहाँ कोई पाइपलाइन थी, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड का कोई सोर्स था, ना ही कोई ऐसी बात थी, ना ही कमरा सकरा था, तो फिर आखिर बच्चों का दम घुटा कैसे। अब ये सवाल चाहे पुलिस वाले हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे फॉरेंसिक हों, सबको खाया जा रहा। तमाम लोग परेशान, जांच पड़ताल आगे बढ़ रही।
ना ही कहीं से कोई सबूत मिल रहा, ना ही कहीं से कोई सुराग मिल रहा। इधर जैसे जैसे जांच पड़ताल कर रही पुलिस अपने ही जाल में बुनती और उलझती चली जा रही कि हमने तो सोचा कि इजीली सुधर जाएगा मामला, लेकिन यहाँ पे कोई सुधार की कोई संभावना दिख नहीं रही। तो जांच पड़ताल कर रहे पुलिस वालों के हाथ कुछ आ नहीं रहा, लगातार परेशान। बच्चों का मौत एक तरह से रहस्य बना हुआ है। कुछ टाइम गुजरता है, लगभग 1 हफ्ते गुजर जाते हैं, और 1 हफ्ते गुजरने के बाद पुलिस वालों ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बच्चों का दम घोटा गया है। चूँकि हमने बहुत सारी हाई लेवल चीज़ें सोच ली कि कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं कोई सोर्स रहा होगा, कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं बन रही थी, कहीं कोई गैस की पाइपलाइन तो यहाँ से नहीं थी, कोई शीबर वगैरह तो नहीं था कि वहाँ से कोई मेथेन गैस वगैरह लीक हुई, या वैसी कोई थी नहीं, कोई ऐसी बात बनी नहीं, कोई जांच पड़ताल में चीज़ें संदिग्ध मिली नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों का दम किसी ने जानबूझ के घोटा हो, यानी मर्डर किया हो। लेकिन कौन? जब माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि कोई आया ही नहीं था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ ने ही कुछ कर दिया हो। अब कायदे से एक इंसान के लिए ये लाइन सोचना तो अपने आप में ही एक हैरान करने वाली चीज़ है, क्योंकि माँ आखिर अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों करेगी। लेकिन जब जांच पड़ताल में कोई चीज़ मिल ही नहीं रही तो फिर इस एंगल पे भी जांच पड़ताल की गई। और जब जांच पड़ताल की तो सबसे पहले पति पत्नी के रिश्तों के बारे में पता किया गया कि दोनों क्या लड़ाई वगैरह करते थे या फिर कोई और बात थी। तो जब पता किया गया तो वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने एक और काम किया। पुलिस ने इस शीतल के नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया, और जब नंबर सर्विलांस पे लगाया और उसकी कॉल डिटेल निकाली तब एक संदिग्ध नंबर मिला, और ये नंबर था, और ये नाम था साईनाथ जाधव का। और इस नंबर पे घंटों घंटों बात हुई थी। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें डेथ का एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मिला, लेकिन हाँ एक जो रेंज मिला, उस रेंज से थोड़ा टाइम पहले भी जो शीतल थी उस आदमी से बात कर रही थी। अब ये दोनों चीज़ अपने आप में ऐसी थी कि पुलिस को शीतल पे डाउट करने को मजबूर करती है। पुलिस शीतल और उस साईनाथ जाधव और इन दोनों के माँ बाप को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके थाने लाती है, और लाने के बाद एक लाइन बोलती है कि जो भी कुछ जानता है सब साफ बोल दे, और थोड़ा जल्दी बोल दे, नहीं तो हम सच उगलवाने के लिए 7वें पाताल से भी सबूत इकट्ठा करेंगे। अब जब शीतल से ऐसी बात बोली गई तब शीतल थोड़ा डगमगाती है। जैसे ही शीतल डगमगाती है फ़ौरन पुलिस वाले भाग जाते हैं। उसके बाद उसको अलग कमरे में लेके जाते हैं और कहते हैं कि तुम सच बता दो, तुम्हें हम छोड़ देंगे। पुलिस ने काटा फेंका, शीतल फंस गई। फंसने के बाद फिर उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों के भी आंखों में आंसू आ गए। और यहीं से कहानी पहुंच गई लगभग 8 साल पहले। 8 साल पहले जब शीतल कुंवारी थी और उसकी शादी नहीं हुई थी, उसी दौरान उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आता है जिसका नाम था साईनाथ जाधव। साईनाथ जाधव उसकी ज़िंदगी में आता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पसंद आगे बढ़ती है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन दोनों प्यार तो करते हैं, लेकिन जो शीतल के माँ बाप थे, चूँकि जो सदानंद पोले था वो थोड़ा सा सेटल्ड था, फ्यूचर को लेके सिक्योर था, तो माँ बाप को लगा कि इसी से शादी करवा दें। शीतल की मर्जी के खिलाफ सदानंद पोले से शादी करवा दी गई। शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी, दोनों के बच्चे हुए। लेकिन शीतल ने कभी भी दिल से सदानंद पोले को अपना पति माना ही नहीं, अपना सुहाग समझा ही नहीं। वो हमेशा जब भी मौका पाती साईनाथ जाधव से बात करती, उससे मिलने का बहाना खोजती, चाहती कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि सदानंद पोले से पीछा छूट जाए, और चाहे जैसे मैं अपने साईनाथ जाधव के पास चली जाऊँ। इसी सोच, इसी प्लान के तहत दिन रात वो जलती भूनती रहती। इधर शादीशुदा ज़िंदगी जब आगे बढ़ी, 2 बच्चे हो गए, तब इसे और दिक्कत लगने लगी कि अब तो बच्चे हो गए, अब कैसे क्या होगा। तो इसी दौरान इसे एक आइडिया आता है। जब ये लोग मुंबई महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिफ्ट होते हैं तब एक आइडिया आता है कि क्यों ना अब एक दूसरे के साथ भाग जाएं। लेकिन भागने को तो भाग जाएं, पर बच्चों का क्या? कहीं बच्चों का हवाला देके फिर से बुला लिया जाए। अब कायदे से जिन बच्चों को उसने अपने पेट में पाला, जिन बच्चों को अपने सीने का दूध पिला के 5 साल और 3 साल का किया, वही बच्चे अब उसकी प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे थे। तब उसने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को ही निपटा दिया जाए। तो उसने एक प्लान बनाया कि कत्ल तो करना है, लेकिन ऐसे करना है कि कत्ल कभी कत्ल लगे ही नहीं। तमाम उसने रिसर्च किया, तमाम तरह की सीरीज़ देखी, तमाम तरह के लोगों से बातचीत की, तमाम ऐसे जो क्राइम स्टोरी के चैनल हैं उनको सुना, और अंत में फिर एक कंक्लूज़न निकाला कि अगर बच्चों के मुंह पे तौलिया या फिर तकिया रख दी जाए और सांस ना ले पाए तो वो मर जाएंगे। लेकिन ना ही मैं चाकू मारूंगी, ना ही मैं खंजर मारूंगी,
तो कहीं से कत्ल का सबूत मिलेगा ही नहीं और सबको लगेगा किसी भूत प्रेत या जादू टोने से हो गया। इसी प्लान के तहत 31 मार्च को जो शीतल थी अपने दोनों बच्चों को मार देती है। पहले तौलिया रख के बिटिया को मारती है, फिर तौलिया रख के बेटे को मारती है। मारने के बाद उन्हें आराम से सुला देती है। सुलाने के बाद फिर अपने काम में बिजी हो जाती है, ताकि सबको लगे, चाहे फादर आए बच्चों के, चाहे अड़ोसी पड़ोसी हैं, सबको लगे कि इसे तो कुछ पता ही नहीं है। पिता जाता है बेचारा, आने के बाद बच्चों को ढूंढता है। ढूंढने के बाद जब बच्चों को हिलाता डुलाता है और पता चलता है कि बच्चों में जान नहीं बाकी है, लेके हॉस्पिटल भागता है। हॉस्पिटल वाले डेथ करार दे देते हैं तो पिता को लगता है कि शायद किस्मत ही खराब है या फिर कुछ हो गया होगा। वो तो भला हो उस डॉक्टर का जिसने पुलिस को इत्तला किया कि नहीं बच्चों का कुछ हुआ है। पुलिस भी आती है, कोई कंप्लेन नहीं थी, लेकिन पुलिस परिवार वालों को, खासकर फादर को कन्विंस करती है कि नहीं बच्चों के साथ कुछ हुआ है और भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो आप सपोर्ट कीजिए। फादर ने बात की गहराई को समझा और फादर ने भी सपोर्ट किया, तब जाके पूरी कहानी खुलती है। तो बड़ी अफसोसनाक ये कहानी थी कि एक माँ अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने 2 बच्चों की बलि चढ़ा देती है। अब क्या ही कहें। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।